नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा। आज हम संविधान सभा के ऊपर ही चर्चा करेंगे। कल जो हम कक्षा के अंदर ई कॉन्टैक्ट या ई लेक्चर के माध्यम से आपको संविधान सभा की बारे में चर्चा की, उसके निर्माण की कहानी बताई, उसकी आपको आलोचना ही भी बताई। आज हम उन्हीं आलोचनाओं को बताकर उनका यानी कि स्पष्टीकरण करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये इस पे आक्षेप लगाया जाता है कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और ब्रिटिश संसद के अंदर ही ये विवाद हो गया। जैसे चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे दी थी और संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी, उसकी शक्तियाँ जो मूलभूत जो सिद्धांत थे ये सारे मर्यादित थे। संविधान सभा कैबिनेट योजना के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी और ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन थी। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर विचार प्रकट करते हुए कहा था कि सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती हैं, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाए हैं कि क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता कोई दल या वर्ग नहीं वरन समूची जनता चाहेगी, वहाँ तक हम यहाँ कार्य करेंगे। तो संविधान सभा ने अपनी पूर्ण जो संप्रभुता को जो प्रदर्शित किया इस संविधान निर्माण में कि यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं किया जाएगा। संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जबकि सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यानी कि संविधान सभा ने पूर्ण तरह से लोकतांत्रिक तरीके का अपनाया, एक संप्रभु की तरह कार्य किया। दूसरी बात, संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी है। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की भावना से प्रारंभ किया और 15 अगस्त जब 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के द्वारा लगाए गए सारे जो वैधानिक प्रतिबंध थे वो संविधान सभा पर स्वतः ही समाप्त हो गई। दूसरा जो आक्षेप इस पे लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी, कि संविधान सभा की संप्रभुता के साथ साथ उसके प्रतिनिधात्मक पर आक्षेप लगाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो राज्यों की विधान मंडलों के द्वारा उसका निर्माण किया गया था, इसलिए उसे प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जाता कि जनता ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना था। जैसे जयप्रकाश नारायण ने भी इस संबंध में ये कहा कि यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत रूप से भिन्न है जिस रूप में नेहरू ने हमारे सामने इसे रखा। संविधान सभा का न तो वयस्क मताधिकार न प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से ये बात सही है, लेकिन व्यवहार में इसमें कुछ यानी कि कहें कि इसमें कोई दम नहीं इस बात में, कारण कि कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट योजना के संविधान सभा संबंधी प्रस्तावों को आदर्श के आधार पर नहीं बल्कि एक व्यवहारिक तात्कालिक परिस्थिति जो व्यवहारिक थी उस आधार पर से स्वीकार किया था कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व और उसके तुरंत बाद भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में संविधान सभा की प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाना असंभव अव्यावहारिक था। दूसरी बात ये कि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो भी उसका स्वरूप कम और अधिक रूप में ऐसा ही हमारे सामने आता, जिसका उदाहरण 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो अधिकांश सदस्य चुनाव लड़े और सारे बहुमत से जीत कर आए। तीसरी बात इस जो प्रतिनिधात्मकता पे लगाया जाता है वो आक्षेप, उसका ये सब समाधान कि कांग्रेस ने प्राय सभी चोटी के नेता, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे सरदार पटेल हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ये सारे के सारे प्रशासनिक योग्यताएं थी और इनके पास एक व्यक्तित्व था संविधान निर्माण के लिए।
और इसके अलावा कांग्रेस के अलावा भी इसमें जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, के एम अय्यर, एन जे अयंगर और के संस्थानन, इन लोगों से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, के टी शाह, ये सारे के सारे सदस्य गैर कांग्रेसी थे। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण को भी संविधान सभा के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन तेज बहादुर सप्रू अस्वस्थता की वजह से इसमें सम्मिलित नहीं हुए और जयप्रकाश नारायण ने इसमें आने से मना कर दिया। इसी के साथ साथ लीग के इसके अंदर जो लीग के प्रतिनिधि सादुल्ला ने प्रारूप समिति के सदस्य थे, संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात स्वीकार की थी। और वो हम संविधान सभा में सदस्यों की संख्या देखें तो वो बात भी सही सिद्ध हो जाती है। जैसे नेपाली 1 था, सिख 5 थे, फारसी 3 सदस्य थे, ईसाई 7 थे, आंग्ल भारतीय 3 सदस्य थे, पिछड़ी हुई जनजातियों के 5 सदस्य थे, अनुसूचित जाति के 33 थे, तो मुस्लिम 31 सदस्य थे। तो दलीय दृष्टि से संविधान सभा भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती थी। साम्यवादी दल का कोई संविधान सभा में सदस्य नहीं था, लेकिन मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक के भी इसमें सदस्य थे। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा अत्यधिक प्रतिनिधात्मक संस्था थी। तीसरा ये आक्षेप लगाया जाता है कि क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी कि जिन व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा की प्रतिनिधात्मकता पर संदेह व्यक्त किया गया है, उन्हीं के द्वारा यह आरोप भी लगाया जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, क्योंकि वो संभव भी नहीं था। संविधान सभा का जो द्वारा जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए था, उसका वो भी इसमें नहीं करवाया गया। तो इसको लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। लेकिन इस प्रकार की आलोचना का भी कोई महत्व नहीं है कि व्यवहारिक कारणों से जनमत संग्रह नहीं कराया गया। राष्ट्रीय आंदोलन जनमत संग्रह की व्यवस्था, जिसमें 17 करोड़ से अधिक मतदाता को अत्यधिक कष्ट और व्ययसाध्य होता, यह बात भी स्पष्ट थी कि यदि इस प्रकार जनमत संग्रह करवाया ही गया होता तो उससे संविधान के स्वरूप में कोई परिवर्तन या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक चौथी आलोचना ये की जाती है कि क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था, कि आलोचकों का ये कहना है कि संविधान सभा में किसानों मजदूरों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ संविधान वकीलों द्वारा बनाया गया है, ये एक विवाद का विषय रहेगा, वकीलों का इसमें अत्यधिक लाभ पहुँचेगा। तो इस आलोचना में भी कोई सार नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान एक कानून होता है और उसके निर्माण में कानून में के जानकार लोग ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सामान्य मजदूर और किसान संवैधानिक कानूनों की जो सूक्ष्मताएं हैं, उसकी बारीकियां हैं, वो नहीं समझते। तो इस तरह से ये इस आक्षेप का भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे प्रख्यात जो वकील थे, इन सब का प्रशिक्षण विधि शासन एवं सामान्य विधि के आधार पर ब्रिटिश न्यायशास्त्र के अनुसार हुआ था। संविधान सभा की संरचना के प्रति इनका दृष्टिकोण नियमनिष्ठ, औपचारिक एवं उदारवादी दृष्टिकोण था। ये तो हमने जो कल अपन ने आलोचना की थी उसका थोड़ा सा खुलासा करके समझाया। अब बात आती है कि संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया की श्रेष्ठता। ग्रेनविल ऑस्टिन के यहाँ विचार हम देखेंगे कि संविधान निर्माण में अपनाई गई प्रक्रिया की आलोचना करने के बजाय ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस विचार को स्वीकार करना होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस श्रेष्ठ प्रक्रिया के प्रतीक में 3 बातें हैं: सहमति से निर्णय, समायोजन का सिद्धांत और परिवर्तन के साथ चयन की कला। सहमति से निर्णय कि बहुमत से निर्णय नहीं किया गया, आम सहमति से निर्णय इसमें किया गया। सहमति के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
विभिन्न तरीके अपनाए गए। जैसे प्रथम तरीका ये अपनाया कि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठकों में संविधान की प्रत्येक धारा पर खुलकर वाद विवाद होता था और इन बैठकों में डॉक्टर अंबेडकर, ए के अय्यर, आयंगर जैसे गैर कांग्रेसी प्रतिभाओं को भी सम्मिलित किया गया था। दूसरी बात, संविधान निर्माण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समितियों में विभिन्न समुदायों, हितों, वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का भी इसमें ध्यान रखा गया था। जैसे प्रारूप समिति में 7 सदस्यों में से केवल एक प्रमुख कांग्रेसी के मुंशी थे और बाकी सदस्य गैर कांग्रेसी थे। अब तक कांग्रेस की एक कटु आलोचना जो रहे। संविधान सभा और सभा की समितियों की बैठकों के अंतर्गत बहुमत की जीत के स्थान पर एक दूसरे को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता था। जिन सुझावों संशोधनों को अस्वीकार किया जाता था उन्हें अस्वीकार करने के कारण भी बताए जाते थे, जिससे कोई सदस्य ये अनुभव न करे कि उनके सुझावों का निरादर किया गया है। तो संविधान निर्माण में सर्वसम्मति की जिस पद्धति को अपनाया गया उसके प्रमुख उदाहरण जैसे संविधान के संघीय, भाषाई सब प्रावधान व अल्पसंख्यकों के संबंधित जो व्यवस्थाएं थी, संविधान के संघीय और भाषाई जो या अल्पसंख्यकों को जो चीज़ें अपनाई गई वो सर्वसम्मति से इसमें अपनाई गई थी। दूसरी चीज जो बताई अपन ने समायोजन का सिद्धांत, कि समायोजन के सिद्धांत का आशय 2 ऐसे तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करने से है जिन्हें अब तक परस्पर विरोधी समझा जाता था। वास्तव में भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण में सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहारिकता को ज़्यादा महत्व दिया। जैसे संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित किया गया, गणतंत्र व्यवस्था के साथ राष्ट्रमंडल की सदस्यता, और तीसरा है केंद्रीय शासन और पंचायत व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित किया गया। और तीसरे जो सिद्धांत इसमें था परिवर्तन के साथ चयन की प्रक्रिया, कि इसके साथ ही संविधान निर्माण का कार्य परिवर्तन के साथ चयन की कला के आधार पर किया गया था। संवैधानिक सिद्धांतों का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण 1947 में किसी मौलिक संविधान के निर्माण की बात सोचना संभव नहीं था। संविधान निर्माता अच्छे और व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विदेशी संविधानों की उन धारणाओं, उन व्यवस्थाओं को अपने संविधान में ग्रहण किया जो उन देशों में सफल हो चुकी थी, भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थी। इस संबंध में विशेष बात यह है कि इसे विदेशी संविधान से सोच विचार कर ही हमने उन चीज़ों को ग्रहण किया। जो कुछ ग्रहण किया गया उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला गया। इसे संविधान निर्माण की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया भारतीय संविधान का गुण कहा जा सकता है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ हमने श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया। तो ये हमने ग्रेनुअल ऑस्टिन के विचार बताए। अब बात आती है भारतीय संविधान के स्रोत। तो संविधान निर्माण को इस बात, जो संविधान निर्माता थे वो इस बात का एहसास था उन्हें कि भारत जैसे विशाल और विविधता से परिपूर्ण देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो भारत की विशेष परिस्थितियों और संकट की घड़ियों में भी सफलतापूर्वक कार्य कर सके। इसलिए उन्होंने सिद्धांतविदों के आधार पर एक मौलिक संविधान का निर्माण करने की इच्छा करने के बजाय एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करने की बात सोची। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि हमारे संविधान में यदि कोई नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसमें पुराने प्रचलित संविधानों की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की ज़रूरतों के अनुसार ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं होती है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं होता है, ये अंबेडकर ने कहा था। इसलिए उधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसी से सीख लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छी लगे तो उसे स्वीकार कर लें। भारतीय संविधान के स्रोतों को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक जन्म संबंधी स्रोत, एक विकास संबंधी स्रोत। तो जन्म संबंधी जो स्रोत हैं
जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण करते समय सहायता ली गई थी। ये देशी तथा विदेशी दोनों ही हैं। पहले लेंगे विदेशी स्रोत कि भारतीय संविधान में विश्व के विभिन्न संविधानों से जो चीज़ हमने ग्रहण की वो इसमें लेते हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से कि ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में हम लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक जीवन के संपर्क में रहे और हमने वही चिंतन और वही व्यवहार हमने अपनाया। तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे हमने संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली कि स्वाधीनता संग्राम में हमने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से प्रेरणा ली थी। 1909, 1919, 1935 के जो अधिनियम थे वो संसदीय व्यवस्था का ही परिणाम थे। इसलिए जब संविधान सभा ने इस प्रश्न पर विचार किया कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था और कार्यपालिका को अपनाया जाए, तब कुछ सदस्यों ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था तो कुछ सदस्यों ने स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को अपनाने का सुझाव दिया, लेकिन संविधान सभा का भारी बहुमत ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में था। इसे अपना लिया गया। राष्ट्रपति की जो नाममात्र के प्रावधान की भूमिका और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की वास्तविक शासन की स्थिति जो प्रदान की गई वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ही एक परिणाम है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया कि ब्रिटेन की कानून के समक्ष समानता है, लेकिन जैसे फ्रांस और यूरोप में देशों में कानून दो प्रकार के होते हैं, न्यायपालिकाएं दो प्रकार की होती हैं, लेकिन ब्रिटेन में एक ही तरह की कानून व्यवस्था है। तो हमने उस चीज़ को स्वीकार किया। एकीकृत संस्थागत ढांचा कि हमने एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही, इकहरी नागरिकता, ये ब्रिटेन की भांति ही हमने स्वीकार किया है। न्यायपालिका में पद सौंपाने सिद्धांत हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन उसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को नहीं अपनाया। हमने ब्रिटिश संविधान से प्रभावित होने के कारण हमने अमेरिका जितनी सीमा तक न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी नहीं अपनाया, बल्कि दोनों में समन्वय किया। हमने ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया? संसदात्मक शासन प्रणाली, कानून का शासन और एकीकृत संघात्मक शासन व्यवस्था। अब हमने अमेरिका से क्या ग्रहण किया? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों से संबंधित जो हमने अध्ययन किया वो अमेरिका के संविधान से ही हमने लिया है। इसके अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, न्यायालयों की स्थापना पर जो विचार हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। तो आयरलैंड के संविधान से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोक शब्दों का जो प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड के संविधानों की हमें याद दिलाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, संसद के दूसरे सदन में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र के प्रसिद्ध डिग्री प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आदि हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना में भारतीय संविधान द्वारा कनाडा इसको ग्रहण किया गया है कि कनाडा के आदर्श भारतीय संघ यूनियन जो हमने लिया है वो, यानी कि हमने इकाई केंद्र अवशेष शक्तियाँ इकाइयों को प्रदान की गई है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन में समृद्धि सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से हमने ग्रहण की है। तो जापान के संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली हमने। तो संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच जो मेल स्थापित होता है वो भी हम जापान की से ही हमने ग्रहण किया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन के तरीके को अपनाया गया है। तो इसके अतिरिक्त संकट काल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वे जर्मन के वीमर संविधान के अनुच्छेद 48वें अनुच्छेद से की नकल है। तो इस तरह से हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ग्रहण की। अब आता है यानी कि भारतीय स्रोत।
कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम, इससे भी हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। कि नेहरू रिपोर्ट का भारतीय संविधान पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत का भावी संविधान अपने स्वरूप में संघीय होगा, इसमें देशी रियासतों का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होगा, उन्हें संघ में शामिल होना होगा। वर्तमान संविधान में ऐसा ही किया गया है। नेहरू रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाएगी। संसदात्मक शासन प्रणाली को हमने अपनाया यहाँ। नेहरू रिपोर्ट में जो सांप्रदायिक समस्या की बात को हमने नकार दिया था कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, वो हमने इसमें नहीं लिया है। इस समस्या का समाधान अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार प्रदान करके किया गया है कि इन अधिकारों में धर्म, भाषा, शिक्षा आदि के अधिकारों को शामिल किया गया है। इसी तरह 1935 के अधिनियम से तो हमने लगभग जो कहें कि 75% भाग हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। बस परिस्थितियां बदल गई कि अब संप्रभु हो गए और उस समय हम ब्रिटिश संसद के अधीन थे, इसलिए उनका स्वरूप चेंज हो गया, नहीं तो हमने वही सारी चीज़ें इसमें ली हैं। अब बात आती है कि संविधान में मौलिकता का अभाव संबंधी जो आलोचना की जाती है उसकी बात आती है कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधानों परतंत्रता काल के संवैधानिक विकास से बहुत अधिक ग्रहण किया है। इस कारण आलोचकों के अनुसार यह कहा जाता है कि विविध संविधानों की खिचड़ी है और उसमें वैसी मौलिकता नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसलिए कोई इसे उधार का थैला कहता है तो कोई भानुमति का पिटारा कहकर पुकारता है। आलोचकों का कहना है कि संविधान में भारतीयता का पुट नहीं था, परंतु जो आलोचनाएं की गई हैं कि इसे भानुमति का पिटारा, उधार का थैला या भारतीयता का पुट नहीं है, तो ये सारी आलोचनाएं न्यायसंगत नहीं है। कारण कि संविधान निर्माण का उद्देश्य प्लेटो के रिपब्लिक जैसी किसी आदर्श राज्य या संविधान का निर्माण करना नहीं था, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था जो समस्त कठिनाइयों, बाधाओं के बावजूद भारत में एकता को बनाए रख सके और भारत को विकास के मार्ग में आगे बढ़ा सके। भारतीय संविधान विदेशों से उधार लिया हुआ संविधान नहीं था, वरन विभिन्न जो विदेशी संविधानों की आदर्श व्यवस्थाएं थी उन्हें हमने ग्रहण किया है। परिवर्तन के साथ उनका चयन हमने किया है। इसके अंदर एक संविधान में मौलिक विचारों पर भी किसी का जो पेटेंट नहीं होता है। दूसरे संवैधानिक प्रलेखों में इस प्रकार की बातें ग्रहण करना किसी प्रकार की चोरी, शर्मनाक कार्य या राष्ट्रीय अपमान नहीं होता है। संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के संविधान और उनकी व्यवहारिक अनुभवों से लाभ उठाकर कोई गलती नहीं की, बल्कि दूरदर्शिता का परिचय दिया। हमने न केवल उन देशों के संविधानों के कानूनी ढांचे से ही ग्रहण किया, वरन उनके व्यवहारिक स्वरूप, उनकी राजनीतिक अनुभवों से भी हमने इस चीज़ों को ग्रहण किया है। अब बात आती है विकास संबंधी स्रोत कि विकास संबंधी स्रोतों से ये तात्पर्य है कि 1985 से लेकर अब तक भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का जो पूर्णतः वैसी नहीं है जो 1950 में थी। संविधान का स्वरूप कुछ विकास हुआ है, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। संविधान में कुछ विकास संबंधी बातें यहाँ पर ये बताएं कि संविधान जो संविधाएं, नियम, विनियम और अध्यादेश कि केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को संविधाएं कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संसद और राज्य विधानमंडलों को अपने कार्य संचालन एवं कार्य प्रणाली हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की केंद्र सरकार के कार्यों तथा शासन संचालन के लिए नियम बनाता है। यदि संसद या राज्य विधानमंडल की बैठक नहीं हो रही है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार होता है। तो संसद तथा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से ये अध्यादेश बाद में कानून का रूप ग्रहण
कर लेते हैं। इस प्रकार संविधियाँ, नियम, विनियम, अध्यादेश संविधान के स्रोत का कार्य करते हैं। इनमें संविधियाँ यानी कि संसदीय परिनियम निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके कुछ उदाहरण कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, अस्पृश्यता दंड संबंधी अधिनियम 1955 हम इसमें बता सकते हैं। दूसरा है परंपराएं कि व्यवहार में कुछ समय तक अपनाई जाने वाली स्थिति जो परंपराओं को जन्म दे देती हैं। अब भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं और इस काल में कुछ परंपराएं विकसित हुई हैं। जैसे कुछ परंपराएं कि मंत्रिमंडल जब अपना कोई निर्णय राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजे या राष्ट्रपति उस निर्णय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के दृष्टिकोण को यथोचित सम्मान देते हुए अपने निर्णय पर पूरी गंभीरता के साथ पुनर्विचार करेगा। राष्ट्रपति ने 1998 में उत्तर प्रदेश और 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मंत्रिमंडल के निर्णय को में ऐसा किया। तो कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं जैसे संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, परंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही वो कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किंतु ऐसा वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। तीसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है किंतु ये परंपरा है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। चौथा, देश में संसदात्मक शासन प्रणाली का समस्त विकास पूर्ण रूप से प्रथा के आधार पर ही हुआ है। तीसरी बात आती है संवैधानिक संशोधन कि भारतीय संविधान का विकास संबंधी एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो संविधान संशोधन है। 1950 से लेकर अब तक लगभग 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये सब भारतीय संविधान के अभिन्न अंग हो गए हैं। इन संवैधानिक संशोधनों में संविधान की मूल धारणा स्वरूप में कुछ अंतर अवश्य आया है। जैसे प्रथम, चतुर्थ और 17वें, 25वें, 26वें इन संविधान संशोधनों को हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ निर्णय की बात कर सकते हैं हम। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून पर रोक लगाने की हम बात बता सकते हैं। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक निर्णय ने भी हमारे संविधान को प्रभावित किया है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य है, इसका हम उदाहरण दे सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। मिनर्वा मिल्स विवाद संबंधी निर्णय है। ये चीज़ें हमारे संविधान में महत्वपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अंत में हम संवैधानिक टीकाएँ, संविधान विशेषज्ञों के जो विचार हैं वो भी संविधान के स्रोतों में गिने जाते हैं कि भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय संविधान पर लिखी गई जो टीकाएँ हैं उनमें से हम सबसे पहले बताते हैं कि दुर्गादास द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है कंटेम्प्रेरी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ग्लेड हिल ने द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जेनिंग ने सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कोल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। डाइसी ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी पुस्तकें भी हमारे संविधान के स्रोतों में बता सकते हैं। धन्यवाद।